Good morning, student. Hello, how are you? Today we will start our second chapter, Historiography in Indian Tradition, Part First. In that we have seen 2 points, that is a 2.1, Tradition of Indian Historiography, and second 2.2, Indian Historiography, various ideological framework. But first we will discuss about the few things. In last chapter we have learned about the development of a Western historiography, right? But in this chapter we will learn about our Indian tradition. So let us start our chapter. And one more thing, you have just listen carefully what I am telling you. Now we will start our 2.1 section, Tradition of a Indian Historiography. We learn about the Western tradition of a historiography in the last lesson. I told you we learn about a development in a Western tradition, Western historiography. In this lesson, we will know about the tradition of a Indian historiography. Historiography in the ancient period. Now we can learn about the ancient period. Already I told you about the ancient period. In that period, mythological lore were there. Means आपण म्हणतो ना रामायण महाभारत ह्या सगळ्या गोष्टी त्या काळातल्या आपल्याला माहिती पडल्या आहेत. सो in the ancient period in India, memories of the great deed of ancestor and mythological lore, also memories of a social transitions were preserved with the help of a oral rectal. उस ज़माने में मतलब उसी ज़माने से लिखित स्वरूप में ओरल भी चीज़ों को बताया जाता था, ट्रांजिशंस होते थे, प्रिजर्व रखा जा मीन्स संभाल के रख सकते थे, स्टोर्ड कहते हैं ना मेमोरीज को, माइथोलॉजिकल स्टोर्स. जैसे कि आप अगर एग्जांपल लो तो आपकी नानी दादी आपको रामायण महाभारत सुनाती है, फिर अशोका राजा के बारे में बताती है, शिवाजी महाराज के बारे में बताती है, बहुत सी चीज़ों के बारे में बताती है. The inscription on the Harappan seals and other artifacts confirm that Indians had mastered the art of writing as early as the third millennium BCE. मीन्स अगर हम देखें ये इंस्क्रिप्शन मीन्स हरप्पन सभ्यता के समय से मीन्स थर्ड मिलेनियम मीन्स BCE बिफोर कॉमन एरा से चला रहा है. मीन्स तब से उन लोगों को लिखना पता था, उन लोगों को राइटिंग वर्क किस तरह से, उनका आर्ट किस तरह से, वो तब से चला आ रहा है. मीन्स 300 साल पुरानी चीज़ें हम कैसे मिलेनियम मीन्स मिलेनियम बिलेनियम्स के काल से चला आ रहा है. और परहैप्स बिफोर दैट हाउएवर द हरप्पन स्क्रिप्ट इज नॉट येट सक्सेसफुली डिस्पेयर्ड. देखिए तब से अब तक हम लोगों ने देखा हरप्पन संस्कृति के बारे में, लेकिन वो आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं क्लियरली. हमें उसके बारे उसमें क्या लिखा है, किस तरह से लिखा हुआ है, क्या स्वरूप है, ये हमें अब तक पता नहीं चला है. The earliest known written document of a historical nature found in India are in the form of inscription. और ये जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मीन्स लिखित स्वरूप में हमें मिले, दे आर डेटेड टू द 3rd century BCE. तीसरी शताब्दी में कह सकते हैं, 3rd century से चले आ रहे मीन्स उस जमाने से. दैट इज अम्परर अशोका मौर्यस टाइम. और वो काल कब का था? अशोका राजा का. मीन्स मौर्य टेम्पल्स है हरप्पन संस्कृति जैसे हम किसी. ही एडिक्टेड आर इंस्क्राइब्ड ऑन नेचुरल रॉक्स एंड स्टोन पिलर. और उस जमाने में पत्थरों पे, रॉक्स पे मीन्स हम कह सकते हैं पत्थरों पे लिखा जाता था, कुरेदा हुआ काम, कोरी काम जैसे कहते हैं, कुरेद की चीज़ों को लिखा जाता था. फ्रॉम द 1st century CE, पहली सेंचुरी CE मीन्स कॉमन एरा, इंस्क्रिप्शंस बिगेन टू अकर ऑन कॉइन्स. 1st century में कॉइन्स पे भी इस तरह का लिखित स्वरूप से सिंबल दिया जाने लगा या फिर बताए जाने लगे, मेटल इमेजेस एंड स्कल्पचर्स एंड ऑल्सो ऑन अ कॉपर प्लेट. और उसी ज़माने में 1st century में ही मेटल पे भी चीज़ें लिखी गई, स्कल्पचर जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोरीव काम, देन मूर्तिकार, जिस तरह से दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन. और उस ज़माने की हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलने लगी. वी गेट टू नो अबाउट द डेट ऑफ अ वेरियस किंग्स. उस ज़माने के राजाओं की तारीख हमें पता चलती थी, डायनास्टी जीनोलॉजी. जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, सबसे पहले राजा शिवाजी महाराज आए, उनके बाद संभाजी राजा आए, फिर उसके बाद राजा राम रा, राजा राम मोहन वो आए. तो इस तरह से उनका बताया गया ना, किस किस मीन्स इसका काल फिर उसका काल फिर उसका, ऐसे तीनों कालों के बारे में मीन्स जेनोलॉजी मीन्स किसके किसके बाद किसका, किसके बाद किसका, ये हमें बताया गया. मीन्स जैसे कि शिवाजी महाराज पहले थे, फिर उनके बाद संभाजी राजा है, के बाद मोहन आए. तो इस तरह से हमें बताया गया. टेटोरियल एक्सटेंड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वेरियस एम्परर. और देखिए जैसे कि वो राजा है, अब उस राजा का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था, वो राजा अच्छा था बुरा था, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा था, वो किंगडम किस तरह से था, वो मीन्स अपनी जनता के साथ किस तरह के रहते थे, emperor and kingdom, and also important political events, social organization, climate, feminas, etc.
of the respective times. अब जैसे कि हम देखते हैं कि उन राजा के एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में हमें पता चलता है, फिर तो देखा जाए तो हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती है। और तो और हमने देखा कि उनके उस ज़माने में किस तरह से वो अपने लोगों को संभालते थे, किस तरह से वो अपने जनता की देखरेख करते थे। और तो और हमें ये भी पता चलता है कि उनकी कालावधि कैसी थी। और तो और वो अपने इसके मीन्स उन उस ज़माने में अगर दुष्काळ अपन म्हणतो ना फेमिनाज मीन्स दुष्काळ या फिर पीड़ित कहते हैं ना जैसे कि सूखा पड़ना एक्सेट्रा फॉर द रिस्पेक्टिव टाइम्स। और उस ज़माने में वो लोग किस तरह से हर चीज़ को हैंडल करते थे। वो राजा, वो जो किंगडम्स थे, वो एम्परर थे, वो अपने यहाँ पे सूखा पड़ा तो किस तरह से उसे हैंडल करते थे, ये भी हमने देखा। नाउ लुक एट दिस पैराग्राफ, यू वुड लाइक टू नो दिस। सोहग्रा कॉपर प्लेट, अब सोहग्रा कॉपर प्लेट दी गई है यहाँ पे। द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट अ सोहग्रा डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अब ये जो कॉपर प्लेट पाई गई है वो कहाँ पे, गोरखपुर में पाई गई है। इट इज सपोज टू बी फॉर्म ऑफ द मौर्यन पीरियड्स, और ये कब के ज़माने की है, मौर्यन कालावधि की है। द इंस्क्रिप्शन ऑन इट्स इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अब ये जो लिखा गया है ये सब ब्राह्मी लिपि में मीन स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ये अब तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। द सिंबल नोन एज अ ट्री इन रेलिंग and mountain at the beginning of the inscription also occur on a punches marked coin। अब यहाँ पे जो भी दिया है पेड़ों के बारे में बताया गया है, माउंटेन्स का दिया गया है, कॉइन पे जो दर्शाया गया है उन सब चीज़ों को दिखाया गया है, राइट। देन another symbol which looks like a structure acted on a four pillar is supposed to be indicate the granary। और ये देखिए ये चार पिलर दिखाए गए हैं यहाँ पे, जैसे इसमें जैसे कि हम फूड स्टोर करके रखते हैं ना, ग्रीनरी जैसे कहते हैं स्टोरेज हाउस। The inscription recorded a royal order that the grain stored in the granary should be distributed carefully। और जब सूखा पड़ता है अकाल, जैसे मैंने अभी यहाँ आपको बताया फेमिनाइंस, तो फेमिनाइंस मीन सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, उस ज़माने में ये जो स्टोर किया हुआ फूड रहता था ये किस तरह से राजा अपनी प्रजा में बांटता था। इट इज सपोज टू बी अ सजेस्टिव ऑफ अ प्रिकॉशन्स टेकन इन द टाइम ऑफ फेमिनाइन्स, मीन्स दुष्काळ काळात म्हणतो आपण, जसं सुखा पडा या दुष्काळ जास्त अति पाऊस त्या काळासाठी, means that time the kingdom or the king was just store the grains for our peoples, okay। the ancient Indian literature including the epics रामायण एंड महाभारत, अब एंशियन काल में रामायण भी था और महाभारत भी था। अभी अगर अगर आप अभी लॉकडाउन पीरियड में है तो आपने देखा होगा कि दूरदर्शन पे रामायण महाभारत दोबारा दिखाया जा रहा है। तो वो एंशियन ज़माने से चला रहा है, मीन्स उस ज़माने में हम नहीं थे लेकिन हमें पता चल रहा है कि राम थे, महाभारत था, कृष्ण थे, अर्जुन थे, इन सब चीज़ों के बारे में मीन्स तब से चला रहा है। पुराण, अब जैसे कि पुराण बताए गए, वेद पुराण जो भी थे, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, मीन्स उसी ज़माने से एंशियन काल से बुद्धिस्ट जैन धर्म सबका प्रचार प्रसार हुआ। हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर एंड ऑल्सो ट्रैवलर्स बाय फॉरेन ट्रैवलर, मीन्स ये हमारे इंडियन ऑथर भी थे और जो बाहर से आने वाले थे उन्होंने भी हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और ये सब क्या है, ये हमारे हिस्ट्री का सोर्स है, जरिया है। Writing of a biography of a kings and dynasties, histories mark an important step in the Indian historiography। Writing of a बायोग्राफी, अब जैसे राजा की बायोग्राफी, जैसे कोई राजा है उसके बारे में, उसके चरित्र के बारे में, वो किस तरह से राज्य कारोबार करता था, उसके सारे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मार्क किया जाता था इंडियन हिस्टोग्राफी में। हर्षा चरित्र, अब हर्षा चरित्र जो लिखा गया था, हर्षा राजा के बारे में लिखा गया था, वो किसने लिखा था, 7th सेंचुरी में बाना भट्ट नाम के बायोग्राफ मीन्स हिस्टोरियन ने लिखा था। हाँ, हर्षा चरित्र रिटर्न इन द 7th सेंचुरी सीई बाय बाना भट्ट इज किंग हर्षास बायोग्राफी। अब हर्षा राजा किस तरह का था, उसके चाल चलन कैसे थे, वो अपने प्रजा के साथ कैसा था, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसने अपनी प्रजा को किस तरह से, ये सब उसकी बायोग्राफी किसने लिखी, तो बाना भट्ट ने। प्लीज़ अंडरलाइन दिस, आप लोगों को मे बी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ये पूछा जा सकता है। It is portrait a realistic picture of a social, economic, political, religious and culture life during the king times। मीन्स उस राजा का कल्चर किस तरह का था, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थी, सोशल कंडीशन कैसे थी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा था, वो अपनी प्रजा के साथ किस तरह से बिहेव करता था, ये सब चीज़ें हमें हमारे एंशियन हिस्ट्री में बताएगी। मीन्स हमारे हिस्टोग्राफियोज ने, मीन्स हमारे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमको बताया। देन वी कैन गो फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ हिस्टोग्राफी इन मिडवेल पीरियड। अब ये मिडवेल पीरियड कौन सा था, तो ये मिडवेल पीरियड राजा रजवाड़ों के बारे में था, जैसे मुगल हो गए, बाबर हो गए, इन सब चीज़ों, इन लोगों को इनका कारकिर्दी कैसी थी, इनका वो ज़माना कैसा था, उसके बारे में बताया। मीन्स किंगडम्स के बारे में। ईस्टर द स्टाइल ऑफ अ राइटिंग राज तरंगिनी,
द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हाना इन 12th सेंचुरी सीई। अब देखिए, राज तारांगी ने द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में कल्हाना ने 12th सेंचुरी मीन्स 12वीं शताब्दी में सी कॉमन एरा उसने लिखा था। इज क्वाइट क्लोज टू कंसेप्ट ऑफ अ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, और ये हमारे मॉडर्न हिस्टोग्राफी के एकदम क्लोजर थी। Kalhana himself says that he wrote this text after critical examine various source like inscription। और कलाना का मानना था कि इसने बहुत बारीकियों के साथ चीज़ों को परखा है, जाना है, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा है, कॉइन्स को पढ़ा है, रिमेन ऑफ एंशियंट मूवमेंट्स, डायनेस्टीज रिकॉर्ड द लोकल ट्रेडिशन। और तो और वहाँ के डायनेस्टीज, वहाँ के राजा कैसे थे, उनका रिकॉर्ड कैसा था, उनका ट्रेडिशंस किस तरह का था, इन सब चीज़ों को बारीकियों के साथ पढ़ा है और फिर उन्होंने इसके बारे में लिखा है। इन द मिडवेल इंडिया द हिस्टोरियंस इन द कोर्ट्स ऑफ मुस्लिम रूलर्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेबिक एंड पर्शियन। अब देखिए, मिडवेल टाइम में हिस्टोरियंस ज़्यादा अरेबिक मुस्लिम रूलर्स थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मुगल एम्परर था, बाबर था, तो मोहम्मद तुगलक था, ये सब चीज़ें थी, तो इनके बारे में, और उस ज़माने में अरेबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफर्स थे जिन्होंने ये लिखा था। अमंग देम जयुद्दीन बरानी होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जिसका था, जयुद्दीन बरानी होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, उसका महत्वपूर्ण जगह थी। इन टर्की फिरोज शाही अ बुक रिटर्न बाय हिम, और वो ये बुक किसने लिखी थी, जयुद्दीन बहरानी ने लिखी थी, टर्की है फिरोज शाही, ये बुक उसने लिखी थी। ही हैज स्टार्टेड द पर्पस ऑफ अ हिस्टोग्राफी, और उसका पर्पस था हिस्टोग्राफी के बारे में जानकारी देना। अकॉर्डिंग टू हिम द हिस्टोरियंस ड्यूटी इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द रिकॉर्ड द रूलर, और तो और हिस्टोरियंस का ये ड्यूटी नहीं थी कि सिर्फ वो रूलर्स के बारे में ही रिकॉर्ड करे, वेल्यूर एंड पॉलिसीज ऑफ अ वेलफेयर, और वो ये भी देखे कि उस ज़माने में वो लोग अपनी पॉलिसीज़ को किस तरह से अपनी जनता के साथ, उनके साथ वेलफेयर किस तरह से अच्छे ढंग से बर्ताव करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, वो भी देखना ज़रूरी था। बट ही शुड ऑल्सो राइट अबाउट द रूलर्स फेलिंग एंड इनकरेक्ट पॉलिसीज़, और तो और वो लिखते थे कि किस तरह से क्रूर राजा हुआ करते थे, कि वो अपनी जनता के विरोध, जनता के साथ ठीक से बिहेव नहीं करते थे, या जनता को तकलीफ देते थे, जनता पे प्रेशराइज करते थे, अपनी गलत पॉलिसीज़ उन पे थोपते थे। Barhani further says that a historian should also take into consideration the impact of the teaching, और तो और उनका मानना था कि हमें ये भी देखना चाहिए क्या इम्पैक्ट आता है उस टीचिंग का, और द वाइज द लर्न एंड द सेंट ऑन द कल्चरल लाइफ, और तो और ये भी देखना चाहिए कि उस जमाने के जो साधु संत थे, सेंट्स थे, उनका कल्चरल लाइफ कैसे था लोगों के साथ। दस बरानी एक्सपैंड द स्कोप ऑफ अ हिस्टोग्राफी, और इसी दरमियान बरानी ने एक्सपांड भी किया, बताया, खुल के बताया इन चीज़ों को। For the historians in Mughal courts, praising the emperor and exhibition of a loyalty become more important। और उस ज़माने में historians का कहना था कि मुगल कोर्ट, जो मुगल दरबार था, वहाँ पे एम्परर को बहुत ज़्यादा ये कहते ना अपन, बढ़ा चढ़ा के तारीफ की जाती है, बिकम एंड मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। द कस्टम ऑफ एडिंग सुटेबल पोएटिक कोट्स एंड ब्यूटीफुल पिक्चर वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाबर, और इसमें बताया गया कि उन्हें अलग ढंग से प्रदर्शित किया जाता था, गा के उनके पिक्चर्स को ये किया जाता था। बाबर द फाउंडर ऑफ अ मुगल एम्परर, और बाबर जो थे उन्होंने मुगल एम्परर के बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, एंटाइटल तुजकी ए बाबरी, और उसका टाइटल क्या था, तुजकी ए बाबरी। इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बैटल फाउट बाय हिम, और उसमें उन्होंने उनके पूरे बैटल मीन्स उनकी पूरी लड़ाई के बारे में बताया था, डिस्क्राइब किया था। बाबर ऑल्सो रिकॉर्डेड हिज मिनट ऑब्जर्वेशन ऑफ अ वेरियस रीजन एंड सिटी, और बाबर ने जो अलग अलग देशों में ट्रैवल किया था, अलग अलग जगह पे ट्रैवल किया था, हिम इंक्लूडिंग द लोकल इकोनॉमिक कस्टम्स एंड द फ्लोरा। अब उन्होंने वहाँ के पेड़ पौधों के बारे में, देन वहाँ के हर चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था, लाइक सॉरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। और तो और उन्होंने बहुत से शब्दकोश के बारे में भी बताया था, अलग अलग चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था। हम ये भी कह सकते हैं वहाँ के रहन सहन, इन सब चीज़ों के बारे में भी उन्होंने हमें बहुत कुछ जानकारी दी थी। अब नाउ लुक एट दिस पैराग्राफ।
Al-Burani wrote in Arabic about Indian knowledge and social life. अल-बुरानी नाम अल-बुरानी एक राइटर था जिन्होंने अरेबिक इंडियन नॉलेज के बारे में, इंडियन नॉलेज और सोशल लाइफ के बारे में बताया था. इन द फॉलोइंग पीरियड मैनी बुक्स अबाउट इंडिया वर रिटन बाय द फॉरेन स्कॉलर. और तो और इंडिया में बहुत से फॉरेन स्कॉलर ने किताबें लिखी, जैसे अमंग देम द नेम अ फ्यू आर हसन नज़मी जो एक थे, तजुल मै अशीर, महजाई आई सरीज, तहकबत ए निसिन, वेरियस वर्क बाय अमीर खुसरो. और ये इतनी किताबें लिखी गई जो अमीर खुसरो ने लिखी थी, उस पर अमीर खुसरो ने काम किया. तो इसकी एक तैमूर, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ तिमूर, तैमूरलंग, जो तैमूरलंग जो थे भारत पे जिन्होंने आक्रमण किया था, बहुत से मंदिर लूटे थे, हु वॉज ऑल्सो नोन एज आमिर तैमूर, हु इन्वेट इंडिया तुर्की ए मकबरा शाही बाय याह बिन अहमद शीरी हिंद. The, their account provide us with a historical information सल्तनत पीरियड. और तो और इसमें उन्होंने उनके सल्तनत के बारे में, किस तरह की सल्तनत थी, उसके किस कैसे कालावधि थी, उसके बारे में हमें बताया. Accounts of a foreign travelers in India are also important. Among them are Ibn Battuta, Abdul Razaki, Marco Polo, Niccolo Contin, Barboso, and Domingos Pie. Their accounts provide us with the historic information of a मिडवेल इंडिया. और इन लोगों ने हमें मिडवेल इंडिया की इंफॉर्मेशन को भी प्रोवाइड किया. ईश्वरदास नागर, भीमसेन सक्सेना, कैफी खान एंड निकोलो Menkui were among the historians of Aurangzeb time who was account are important source of Mughal history. और मुगल हिस्ट्री के बारे में हमें जैसे कि ईश्वरदास नगर, भीमसेन सक्सेना, कैफी खान एंड निकोलो मैक्यून्स वेर, इन्होंने हमें बताया, इन हिस्टोरियंस ने हमें औरंगजेब के मुगल काल के, मीन्स औरंगजेब जो राजा थे उनके मुगल हिस्ट्रीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी. नाउ लुक एट दिस. अबुल फजल अकबरनामा इज very important from the viewpoint of a critical historiography. अकबरनामा, अबुल फजल ने जो लिखा था, his method of collecting authentic historical document. और उनका मानना था कि हमें ऑथेंटिक, कहते हैं ना जैसे एकदम बारीकियों के साथ, ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट and their sincerity is looked upon a devoid of base of a hence realistic, जो एकदम हकीकत लगनी चाहिए. बखर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ अ मिडवेल टाइम. अब उस जमाने का बखर ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है. इट कंटेन्स इकोलॉजिकल्स ऑफ द हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ अ हिस्टोरिक इवेंट. अब इसमें उस जमाने के काल के हीरोज किस तरह के थे, उनके इवेंट्स के बारे में, उनकी लड़ाइयों के बारे में, उनके लाइफ ऑफ अ ग्रेट मैन, वो किस तरह के ग्रेट पर्सन थे, उनके बारे में बताया गया है. राइट. मराठी बखर्स आर अ वेरियस टाइप. मराठी में भी बहुत से बखर है. Shabdas Bakhar was written by Krishnaji Anand Shabdas during the region of छत्रपति राजाराम महाराज. अब देखिए, राजाराम महाराज, मैंने जब जैसे बताया था आपको पहले टॉपिक में कि शिवाजी महाराज, उनके बाद संभाजी राजा है, संभाजी राजा के बाद छत्रपति राजाराम महाराज आए, तो उनके टाइम में भी एक बखर लिखी गई थी, मीन स्टोरी बुक कह सकते हैं हम जिसे. शाबहस बखर वॉज रिटन बाय कृष्णाजी आनंद शाबहस. तो कृष्णा जी ने ये बखर लिखी थी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बखर फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. और इसमें शिवाजी महाराज के रूल्स रेग्युलेशंस कैसे थे, जैसे की उन्होंने अपने राजपाट को, अब म्हणतो ना आपण शिवाजी साम्राज्य कसं सांभाळलं, किंवा वॉट एवर थिंग्स आर गिवन इन दॅट बखर. भाऊसाहेबांची बखर डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत. अब ये भाऊसाहेबांची बखर है, तो इसमें पूरा पानीपत का युद्ध किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में बताया गया है. अनदर बखर एंटाइटल्ड पानीपतची बखर, मीन्स पानीपत के बारे में बताया गया, इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट. होळकरांची कैफियत प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द होळकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द मराठा रूल्स. और तो और हमें होळकरांची कैफियत, मीन्स होळकर की जो स्टोरीज थी, उन्होंने किस तरह से मराठा रूल्स में कंट्रीब्यूशन किया, किस तरह से उन्होंने सहभाग दिया, किस तरह से उन्होंने छत्रपति महाराज को भी हेल्पिंग हैंड रहे, तो ये सब उस बखर में बताया गया. बखर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ सच एज अ बायोग्राफी ऑफ अ किंग. अब देखिए बखर क्या है, तो बखर एक बुक है जिसमें हर राजा की बायोग्राफी, मीन्स उसके चरित्र के बारे में, उसके राज्य के बारे में, उसके ट्रेडिशंस के बारे में, उसके कस्टम्स के बारे में, फ्लोरा सबके बारे में बताया जाता है. किंग ऑफ अ डायनेस्टी हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ इवेंट, उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से किया, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है. हिस्ट्री ऑफ अ section autobiographies regarding grievances based on a mythologicals and state administration by a king.
अब देखिए किंग के एडमिनिस्ट्रेशन माइथोलॉजिकल मीन्स अपन कहते हैं ना भावनिक धार्मिक किस तरह से उनका था, किस तरह का बेस था, इन सब चीज़ों के बारे में हमें मिडविल पीरियड में बताया जाता है. सो we will continue in our second part, historiography in a modern period. Thank you and just listen carefully. Bye. Hello, how are you? Good morning to all. Today we will start our second part, chapter second, historiography, Indian tradition. But we will start first. We will discuss about our first part. In our first part, we will see different means we will see in the ancient and medieval time. In this second part, we will learn about our modern period. In this modern period, what will be happen? We can discuss that. Historiography in the modern period. In the 20th century, the Indian archaeological exploration and research started under the British rule. और जो 20वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ 20वीं शताब्दी में? ब्रिटिश रूल ने रिसर्च स्टार्ट किए. तो किन चीज़ों को लेके उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किए थे वो हम देखेंगे. A number of ancient sites were evacuated under the supervision of Sir Alexander Cunningham, the first Director General of the Archaeological Survey of India. अब जैसे कि हमारे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने सर्वे स्टार्ट किया, तो उसके जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सुपरविजन किया वो थे सर एलेक्जेंडर कनिंगम. वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के सर्वे के. तो आप ये याद रखेंगे, अगर मे बी इन द फिल इन द ब्लैंक्स इट विल बी कम. So you know about the name of Alexander Cunningham, who was the first Director General of Archaeological Survey. He chose mainly the site mentioned in a Buddhist text for this purpose. और उन्होंने कौन सी साइट चुनी? बुद्धिस्ट के बारे में. Then Harappan civilization was discovered during the tenure of a Sir John मार्शल. और हरप्पन सिविलाइजेशन का जो सर्वे किया वो किन्होंने किया? डिस्कवर जिन्होंने किया वो थे हमारे जॉन मार्शल सर. बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी द एनक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस्ड टू थर्ड मिलेनियम BCE और इवन अर्लियर. और तो और उन्होंने जो डिस्कवरी की मीन्स उनका मानना था कि ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो थर्ड मिलेनियम BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा या उसके भी पहले से चली आ रही थी. राइट. मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया रोट अबाउट द इंडियन हिस्ट्री. और जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश रूल से ही हमारी हिस्ट्री लिखी जा रही थी, तो बहुत से ब्रिटिश रूलर्स ने ही हमारी इंडियन हिस्ट्री को लिखा. देयर राइटिंग डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ अ ब्रिटिश. और ब्रिटिश पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने हमारी हिस्ट्री लिखी. 3 वॉल्यूम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश इंडिया, और 3 वॉल्यूम्स में उसको डिवाइड किया गया. रिटन बाय जेम्स मिल वेर पब्लिश इन 1817. और 1870 में उसे पब्लिश किया गया और उस बुक का नाम क्या था? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय अ ब्रिटिश हिस्टोरियन. और ये हमारी पहली किताब थी जो किसने लिखी थी? ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखी थी. इट क्लियरली रिफ्लेक्टेड एन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव परस्पेक्टिव्स एंड प्री जजेस अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कल्चर. और तो और इसमें इंडियन कल्चर की पूरी चीज़ों को ये किया गया था, प्रीजज किया गया था, ऑब्जेक्टिव्स देखे गए थे, सब चीज़ें क्लियर की गई थी. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब इंडिया की हिस्ट्री, रिटर्न बाय माउंट स्ट्रॉट एल्फिंस्टन गवर्नर ऑफ बॉम्बे. और द हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो माउंट स्टॉट एल्फिंस्टन गवर्नर ऑफ बॉम्बे, जो बॉम्बे के गवर्नर थे, अब हमें उसे मुंबई के नाम से जानते हैं, वॉज पब्लिश इन 1841. और ये पब्लिश कब की गई? 1841 में पब्लिश की गई. द पीरियड ऑफ मराठा एम्पर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री. और तो और उस ज़माने में मराठा हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है. जैसे शिवाजी महाराज का काल बताया मैंने आपको, शाहू महाराज बताया, फिर राजा राम जी का काल बताया, छत्रपति राजा राम महाराज के बारे में बताया. सो Grant Duff name stands out among the British officer who wrote about a Maratha history. और जो ग्रैंड डफ थे, हमारे ग्रैंड डफ थे, हमने देखा कि द पीरियड ऑफ मराठा एम्पर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री में मराठा एम्पर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था. राइट, महत्वपूर्ण स्थान था.
ग्रैंड डफ नेम स्टैंड आउट अमंग द ब्रिटिश ऑफिसर हु रोट अबाउट अ मराठा हिस्ट्री। और जो ग्रैंड डफ थे उन्होंने मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखा। ही रोट द बुक एंटाइटल्ड हिस्ट्री ऑफ मराठास, और उन्होंने बुक को नाम क्या दिया, हिस्ट्री ऑफ मराठा, मराठा की हिस्ट्री के बारे में बताया। दिस बुक इज पब्लिश इन 3 वॉल्यूम्स, और ये बुक तीन किश्तों में पब्लिश की गई। Grant of writing also shows the British inclination of condemning इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री, और उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में भी बताया। सिमिलरली टेंडेंसी इज अ विटनेस्ड इन अ कॉलोनल टोट्स राइटिंग अबाउट अ राजस्थान हिस्ट्री, मीन्स राजस्थान हिस्ट्री और मराठा हिस्ट्री का मीन्स विटनेस एक दूसरे को जोड़ा गया। टू वॉल्यूम्स रिटर्न बाय two volumes written by Wilson Hunter on Indian history show a somewhat impartial treatment of the subject। और उन्होंने सब्जेक्ट को कैसे मीन्स जो भी लिखा उन्होंने वो इम्पार्शियल वे में मीन्स आधा आधा कहते हैं ना, आधा सच आधा झूठ, या फिर हम कह सकते हैं ना हाफ हाफ में, इम्पार्शियल वे में उन्होंने बताया। नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े वर टू इंडियन historians who took upon the task of exposing the limitation of a Grant Duff writing। और उन्होंने बताया कि ग्रांट डफ की जो राइटिंग थी वो लिमिटेशंस थी, लिमिटेड ही लिखा था, उन्होंने पूरी तरह से उसकी जानकारी प्रॉपरली नहीं दी थी। नाउ वी कैन गो फॉर सेकंड पॉइंट, दैट 2.2 इंडियन हिस्टोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, मींस आइडियोलॉजिकल मींस आइडिया किस तरह से उन्होंने फॉलो अप में लाई, किस तरह से फ्रेमवर्क किया। नाउ वी कैन गो फॉर अ कॉलोनल हिस्टोग्राफी। The earlier scholar who studied and wrote Indian history were mainly British officer। और जो भी इंडियन हिस्ट्री लिखी गई वो किसने लिखी, क्योंकि तब ब्रिटिश काल चला था, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ही एंड क्रिश्चियन मिशनरीज जो क्रिश्चियन लोग थे उन्होंने ही इन हिस्ट्रीज को लिखा। देयर prejudice is clearly reflected in the way of some of them have recorded Indian cultures। मैं really एक अनौपचारिक वे से कह सकते हैं ना, आधा सच झूठ इस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया। Their prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian cultures। Their writing were used to justify the colonial British rulers। और उस तरह से मीन्स देखा जाए तो उस जमाने में ब्रिटिश रूलर्स ने लिखा था तो उन्होंने उसके हिसाब से उसे जस्टिफाई किया। द 5 वॉल्यूम्स ऑफ अ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया 5 वॉल्यूम्स मीन्स 5 इसमें पब्लिश की गई। और वो कब पब्लिश की गई, 1922 टू 1937 सीई मीन्स कॉमन एरा में ये पब्लिश की गई, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। आर डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ अ कोलोनल हिस्टोग्राफी, और ये एग्जाम्पल था हमारे कोलोनल हिस्टोग्राफी का। नाउ वी कैन गो फॉर ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, मीन अनौपचारिक कहते हैं जैसे। मेनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशन एंड कंट्री ऑफ द ईस्ट। बहुत से स्कॉलर जो थे हमारे यूरोपियन स्कॉलर थे वो सिविलाइजेशन के बारे में, मीन्स कंट्री का सिविलाइजेशन, ईस्ट कंट्री का सिविलाइजेशन किस तरह से हो रहा था, मीन्स डेवलपमेंट कह सकते हैं हम। सम ऑफ दो स्कॉलर्स फेल्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम, और उन्हें उसके बारे में रिस्पेक्ट भी था। दिस स्कॉलर वेर नोन एज अ ओरिएंटलिस्ट, मीन्स कहते हैं ना कहते हैं अनौपचारिक वे में, मीन्स वो बहुत ज़्यादा उसे एडमायर करते थे। द ओरिएंटलिस्ट स्टडीज द सिमिलरिटी बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज, और उन्होंने क्या किया, संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेजेस की सिमिलरिटीज को चेक किया। दे फोकस्ड मोर ऑन अ वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर, और तो और उन्होंने वैदिक लिटरेचर मीन्स वैदिक ट्रेडिशंस और संस्कृत लिटरेचर को भी एक दूसरे के साथ फोकस्ड किया, उस पर भी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स फोकस करने की कोशिश की। Their studies resulted into formulating the nation of an ancient language that could be the mother of all Indo-European language। और तो और उन्होंने बताया, उनका फॉर्मूला भी था, मीन्स उन्होंने फॉर्मुलेट किया कि बताया कि नोशन ऑफ एन एंशियंट लैंग्वेज मीन्स एंशियंट काल से संस्कृत मदर लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज मीन्स मदर लैंग्वेज कहा गया संस्कृत और वैदिक ट्रेडिशंस को। इन 1784, अब 1784 में क्या हुआ हम देखेंगे। सर विलियम जोन्स फाउंडेड एस्थेटिक सोसाइटी इन कोलकाता, और तो और उन्होंने वहाँ पे एक सोसाइटी स्थापित की विलियम जोन्स सर ने कोलकाता में। इट ओपनड द डोर फॉर रिसर्च इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री, और ये सोसाइटी ऐसी थी कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ओपन थे उनके दरवाजे खुले थे लोगों के लिए कि आप एंशियंट इंडिया की लिटरेचर और हिस्ट्री पे रिसर्च कर सकते हो, जानकारी हासिल कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। Among the Orientalist scholar Frederick Max Muller deserve a special mention, और इसमें फेडरिक मैक्स मुलर को स्पेशल मेंशन किया गया, मीन्स बताया गया कि ये बहुत ज़्यादा ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर है। इन हिज ओपिनियन संस्कृत वॉज द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ इंडियन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, और संस्कृत जो थी वो क्या थी, एंशियंट ज़माने की मेन लैंग्वेज कह सकते हैं ना, जैसे ओपिनियन था उनका यूरोपियन लैंग्वेजेस।
ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर, और जो हमारे फेडरिक मैक्स मुलर थे वो संस्कृत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. ही फर्स्ट ट्रांसलेट द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ अ हितोपदेश, और उन्होंने पहली किताब जो हितोपदेश किताब थी उन्होंने ट्रांसलेट की. ही वॉज द एडिटर ऑफ अ 50 वॉल्यूम ऑफ द स्केयर्ड बुक्स ऑफ द ईस्ट, और ये 50 वॉल्यूम्स में उन्होंने प्रदर्शित की. ही ऑल्सो कंपील्ड ऋग्वेद विच हैज़ बीन पब्लिश्ड इन अ 6th वॉल्यूम, और छठे विभाग में उन्होंने ऋग्वेद को भी ट्रांसलेट किया. किसमें किया? जर्मनी में किया. Lately, Edward said the scholar who has re-evaluated the Orientalist writing has thrown light on imperialistic interest of a Orientalist scholar, और उन्होंने उसमें इंटरेस्ट भी दिखाया अपना कि किस तरह से राइटिंग होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से उन्हें पूरा डीपली उसमें बताया गया. देन वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी. अब नेशनल हमारे जो नेशन के हिस्टोग्राफर थे, द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वेर ट्रेंड इन अ ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम, और हमारे जो नेशनल मीन्स नेशन के जो हिस्टोग्राफर्स थे उन्हें ब्रिटिश एजुकेशनल में ही ट्रेन किया गया. शो एन इनहेलिशन to restore the pride in the ancient gallery of India and self estimate of the Indian readers. और इंडियन रीडर्स के लिए किस तरह से सेल्फ एस्टिमेट होना चाहिए, किस तरह से उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट आना चाहिए. देयर राइटिंग आर नोन एज द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी, और उसे क्या बताया गया? नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी. दिस वॉज द definition of a nationalistic historiography. Nationalistic writing in Maharashtra were inspired by the Vishnu Shastri Chiplunkar, और ये इंस्पायर हुई विष्णु शास्त्री, मराठा वेर इंस्पायर्ड. ही क्रिटिसाइज द प्री-जजेस हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया रिटन बाय अ ब्रिटिश ऑफिसर, और तो और उन्होंने क्रिटिसाइड किया, उन्होंने जजमेंट दी कि ब्रिटिश ऑफिसर ने जो हिस्ट्री लिखी थी. देयर नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राइड टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और उन्होंने उसे स्वर्ण रूप से प्रदर्शित करने की कोशिश की, स्वर्ण अक्षर में या गोल्डन एरा के तौर पे. दे आर एट टाइम ब्लेम्ड फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल ट्रूथ, और उन्होंने ये भी ब्लेम किया कि उन्होंने क्रिटिकल वे में मीन्स बारीकियों के साथ हिस्ट्री को एनालाइज नहीं किया, देखा नहीं. महादेव गोविंद रानडे, और तो और हमारे जो नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफर थे जैसे कि माधवराव गोविंद रानडे, माधव गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानडे हो गए, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हो गए, विनायक दामोदर सावरकर हो गए, राजेंद्र लाल मिश्रा जी हो गए, और तो और रमेश चंद्र मुजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंदिराजी, वासुदेव विष्णु मिश्रा, and Anant Sadashiv Altekar are the name of some renowned scholar among the nationalistic history. और ये हमारे कुछ nationalistic scholar थे, historians थे जिनके हमने अभी नाम पढ़े. Now, do you know Justice Madhav Govind Ranade has explained the background of the rise of Maratha Emperor in the Great Deal in his book. और तो और उन्होंने मराठा की हिस्ट्री के बारे में ग्रेट डील मीन्स उन्होंने बहुत सारी जानकारी. द राइजेस ऑफ अ मराठा पावर किस तरह से मीन्स किस तरह से राइज हुआ, किस तरह से उसका जन्म हुआ. अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज नॉट लाइक अ सडनली एरप्टेड फॉरेस्ट फायर, बट द ग्राउंड फॉर इट इज इन Maharashtra on the social culture and religious level was getting ready over a prolonged period. और prolonged period तक मीन्स बहुत काल तक मराठा का सोशल कल्चर रीजनल सब चला, लेवल तक था. Rajwade is well known for his writing in Marathi on varied subjects like history, linguistics, एटमोलॉजी, ग्रामर एक्सेट्रा. और जो वीके राजवाड़े थे हमारे, उन्होंने बहुत सी हिस्ट्री को मीन्स हिस्ट्री को कहते हैं ना जैसे कि राजवाड़े, वीके राजवाड़े इज वेल नोन फॉर हिज राइटिंग इन मराठी ऑन वेरिड सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री में उन्होंने लिखा, लिंग्विस्टिक मीन्स भाषिक वे में किस तरह से, एटमोलॉजी मीन्स कह सकते हैं ना एक ग्रामर एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें उन्होंने लिखी. देन he was of the frame opinion, etymology means भाषिक शब्दकोश कह सकते हैं. he was of the firm opinion that we should write our own history. और उनका ओपिनियन था, उनका मानना था कि क्यों ना हम हमारी हिस्ट्री लिखें. he complete and edited 22 volume of a मराठ्यांचा इतिहास साधने, और उन्होंने 22 वॉल्यूम्स में मराठ्यांचा इतिहास साधने लिखी थी. ही रोट वेरी स्कॉलरी prefaces to each of the 22 volumes. He stated history is the
ऑल इंक्लूसिव इमेजेस ऑफ द पास्ट सोसाइटी। और उनका मानना था, उन्होंने उनके जो 22 वॉल्यूम्स मीन्स 22 वॉल्यूम्स जो उन्होंने लिखे, उसमें उन्होंने हिस्ट्री के पूरी मीन्स ऑल इमेजेस को, पास्ट सोसाइटीज़ के बारे में भी जानकारी दी। इट does not include only the story of a political images, conspiracy and war for a seizing power। और तो और उन्होंने उस पॉलिटिकल इमेजेस को, कॉन्स्पिरसीज को मीन्स उस जमाने के पॉलिटिकल इश्यूज को लेके, वॉर को लेके, सब चीज़ों को एकदम अच्छे से साइजिंग पावर में लाया। ही इंस्टेड that history should be written only using the authentic documentary sources। और उनका मानना था कि हिस्ट्री अगर हमें लिखनी है तो हमें ऑथेंटिक वे में मीन्स उसे प्रॉपर तरीके से जानकारी लेके, उसका पूरा क्रिटिसाइज करके, उसको बारीकी के साथ जानकारी लेके ही उसको लिखना चाहिए। उसको डॉक्यूमेंट्री वे में ही सोर्स हो सकते हैं। द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी हेल्प इन द ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। और उन्होंने ये भी बताया, जो नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफर थे, हमारे जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने हिस्टोग्राफी में क्या दिया, इंडिपेंडेंस होने के लिए उस मूवमेंट में भी उन्होंने सहभाग लिया, और ब्रिटिश को किस तरह से अगेंस्ट ब्रिटिश के वो लड़े भी। इन दिस एस्पेक्ट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 रिटर्न बाय दामोदर सावरकर। और 1857 में विनायक दामोदर सावरकर जी ने बुक लिखी। द बुक नेम वाज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। वो बुक भी ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस मीन्स उन्होंने ये ब्रिटिश के खिलाफ लिखी थी ये किताब, कि उस वक्त हमारे ऊपर ब्रिटिश राज करते थे तो उन्हें किस तरह से हमारे देश से निकाला जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों तक हम पे राज किया, अपना हुकुमशाही किया। द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी प्रोवाइड अ momentums to the writing of a regional histories too. As a result, the attention of a historians was drawn to the geographic conditions and history of a साउथ इंडियन रीजन। और तो और उन्होंने हिस्ट्री ऑफ अ साउथ रीजन के बारे में भी, हमें कंडीशंस के बारे में, हिस्ट्री की कंडीशंस के बारे में अटेंशन, हमारे हिस्टोरियंस ने हमारा अटेंशन खींचा उस तरफ। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, ये भी हमें उन्होंने बताया। इन आवर थर्ड पार्ट वी विल लर्न अबाउट हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। हम हमारे थर्ड पार्ट में हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, लिसन केयरफुली, बाय।